आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के उसका जो कि तुमको एनर्जी है वो किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में भी कुछ एनर्जी के बारे में पढ़े थे और उसी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इसमें तुमको किसी गैस के मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, लिक्विड और सॉलिड, इन सबों का मोलर हीट कैपेसिटी और मीन फ्री पाथ, इन सबों को इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला हम लोग का जो है एनर्जी इक्विपार्टीशन, जो कि हम लोग अभी जो डिराइव किए थे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हो गया तुमको 1/2 हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर और प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। और इसका वैल्यू आया था तुमको 3/2 केबीटी। केबी क्या था हमारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी था टेम्परेचर, ये दोनों के बीच में रिलेशन था। तो इसमें इक्विपार्टीशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि तुमको ये सजेस्ट करता है कि इन स्टेडी स्टेट तुमको ये जो सभी डायरेक्शन में जो इसका एनर्जी होगा इक्वल होगा, अर्थात ये तीनों में एनर्जी इक्वल होगा। तो एक जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इसमें कितना होगा एनर्जी तुमको? अगर तीन में मिलकर 3/2 केबीटी होता है, इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन सजेस्ट दैट इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी suggest that the molecules has equal energy in each direction, hence 1/2 kBT is energy for each degree of freedom। मतलब ये तुमको यहां पर जहां तक है, यहां पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, तो हाफ एम वी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 3, तो उसका टोटल कितना हुआ? 3/2 केबीटी हो गया। यहां पर 3 डिग्री। तो मोनोएटॉमिक गैस जो होता है, मोनोएटॉमिक गैस में तुमको सिर्फ वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें रोटेट में गुंजाइश नहीं होती, तो उसका जो टोटल एनर्जी भी तुमको यही होगा। In monoatomic gas, it has 3 degree of freedom, that is linear velocity in x, y and z एक्सिस, ये 3 हो गया तुमको। तो इसलिए टोटल एनर्जी भी जो कहेंगे, इसका जो एनर्जी हो गया तुमको, तो इसका एनर्जी कितना हो गया? 3/2 केबीटी। तो ये एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कहेंगे अगर, तो ये टोटल एनर्जी भी हो गया। ट्रांसलेशन एनर्जी ही क्या हो गया? मोनोएटॉमिक गैस, ये तुमको ये 3/2 केबीटी, इसका जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अलावा नहीं होगा, तो टोटल एनर्जी भी हो गया। अब जैसे डायएटॉमिक गैस है, तो डायएटॉमिक गैस में क्या होगा? या तुमको इसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक गैस, जैसे कि 2 एटम डायएटॉमिक गैस है, तो एक एटम जैसे कि यहां पर है और एक एटम यहां पर है, तो ये तुमको 2 एक्सिस, जैसे कि ये अगर एक्स डायरेक्शन है अगर, तो ये तुमको वाई और जेड एक्सिस के बाद ये घूम भी सकता है और तीनों तरफ मूव भी कर सकता है। तो इसका जो है तुमको 3 एनर्जी जो होगा, ये तुमको हो जाएगा 1/2 एम वी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर और प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 5/2 केबीटी। ये तुमको इसका टोटल एनर्जी कितना देगा? 5, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केबीटी, तो यहां पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका कितना होगा तुम्हारा? 5/2 केबीटी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केबीटी, सेंस तो डायएटॉमिक गैस का एनर्जी क्या हो गया तुमको? एनर्जी ऑफ डायएटॉमिक गैस कितना हो गया हमारा? डायएटॉमिक गैस इज इक्वल टू 5/2 केबीटी। फॉर पॉलीएटॉमिक गैस,
एटॉमिक गैस वाइब्रेशनल एनर्जी as well as potential energy is also taken. Potential energy is also taken. Hence total energy is equal to, इसमें तुम 5 तो इसमें हो ही गया, 5 और 2 और करेंगे तो इसमें 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम 7/2 kBT। तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, इसका 7 हो गया। तो पॉलीएटॉमिक गैस का तुमको 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, डायटोमिक गैस का तुमको 5 हो गया और मोनोएटॉमिक गैस का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो इसके आधार पर क्या होगा, इसका जो एनर्जी होगा तुमको इक्विपार्टीशन एनर्जी सजेस्ट करता है कि मोनोएटॉमिक गैस का होगा तुमको 3/2 kBT, पॉलीएटॉमिक डायटोमिक गैस के लिए 5/2 kBT और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो एनर्जी होगा टोटल 7/2 kBT। ये तुम्हारा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। इसी के आधार पर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ भी ये क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग जो डिफाइन किए हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, तुमको किसी जो एक मोल मॉलिक्यूल जो है तुमको का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ेगी वह क्या कहलाता है, उसका मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी भी लिख सकते हैं इसको, और 1 kg के लिए यही कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये पहले मोनोएटॉमिक गैस का जैसे देखते हैं, पहला नंबर है मोनोएटॉमिक गैस का, मोनोएटॉमिक गैस का लिखते हैं। तो अभी जैसा हमने देखा कि इसकी जो एनर्जी थी टोटल U इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा U, जो तुम्हारा इसके इंटरनल एनर्जी जो हो गई, इसका जो इंटरनल एनर्जी तुमको मॉलिक्यूल के स्पीड के कारण इसका जो एनर्जी है टोटल, इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो अगर हम लोग इसका जो कि हम लोग जहां तक मोलर हीट कैपेसिटी के, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया तुमका, अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो 3 kB इंटू डेल्टा T, और डेल्टा U होता है तुमको NCV डेल्टा T। तो अगर 1 मोल गैस का है तो ये तुमको क्या होगा तुमको, तो CV जो इसका हो जाएगा 1 मोल गैस के लिए CV इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा T। दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 3/2 kB इंटू डेल्टा T बाय डेल्टा T। दैट्स इक्वल टू 3/2 kB और kB, और फॉर 1 मोल ये तुम्हारा हो गया, फॉर 1 मॉलिक्यूल हो गया तुमको। तो 1 मोल के लिए, अच्छा 1 मिनट, फॉर 1 मोल करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर 1 मोल के लिए ये 1 मोल का ये एवरेज है तुम्हारा। तो फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, पहले इसको गुना कर लेते हैं, रुको। फॉर 1 मोल गैस इट इज एवरेज में, इन मॉलिक्यूलर में एवरेज एनर्जी है तुम्हारा एक मॉलिक्यूल का कह सकते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो गया तुमको 3/2 kBT इंटू 1 मोल। 1 मोल का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर से क्या होगा, इतना मॉलिक्यूल से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई। kB इंटू 10 तुमको जो कि एवोगाड्रो नंबर होता है दैट इज R बन जाएगा ये। तो 3/2 क्या हो जाएगा, ये RT हो जाएगा तुमको, 3/2 RT। तो यहां पर जो तुम्हारा हो गया अब जो कि मोलर हीट कैपेसिटी CV जो हो जाएगा तुमको दैट्स इक्वल टू 3/2 R डेल्टा T बाय डेल्टा T। दैट इज क्या हो गया तुमको 3/3R/2। तो ये किसका क्या निकल गया, CV। और चूंकि हम लोग जानते हैं गैस का जो होता है तुमको CP इज इक्वल टू CV प्लस R होता है। तो 3/2 R प्लस R दैट्स इक्वल टू 5R/2। और गामा इक्वल टू क्या था इसका, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP/CV दैट्स इक्वल टू 5R/2 बाय 3R/2 दैट्स इक्वल टू 5/3। ये 5/3 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा होगा गामा का वैल्यू निकल गया तुमको मोनोएटॉमिक गैस के लिए। चलो अब है तुमको डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा तुमको,
डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम था 5, तो इसका तुमको टोटल इंटरनल एनर्जी कितना निकल जाएगा 5/2 kBT इंटरनल एनर्जी, मतलब कि एक मॉलिक्यूल का। और उसके बाद एक मोल के लिए जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें 5/2। तो दूसरा है तुमको सेकेंड ए, मतलब मोनोटोमिक को ए अगर लिखेंगे इसको बी लिखिए। डायटोमिक के लिए, डायटोमिक गैस के लिए क्या लिखते हैं, इसको बी लिखिए। डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए क्या होगा इसका डिग्री ऑफ, इसका जो तुमको इसका यू बराबर डायटोमिक गैस के लिए इसको 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एवरेज इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी U बराबर हो गया तुमको 5/2 kBT इस टेम्परेचर T पर। और 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल U इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 kBT इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02। तो दैट n मतलब कि ये क्या होगा तुमको, ये तुमको kb इंटू n एवोगाड्रो नंबर दैट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 5/2 इनफैक्ट दैट इज इक्वल टू 5/2 RT। तो इसका जो CV हो गया, CV इज इक्वल टू 5R/2, ये डायटोमिक का हो गया। और CP तुम्हारा हो जाएगा तो CV प्लस R दैट इज इक्वल टू 7R/2। और गामा इक्वल टू तब हो गया तुमको 7/5 CP/CV। तो ये तुम्हारा हो गया डायटोमिक गैस के लिए। इसी टाइप से अगर हम लोग पॉलीएटॉमिक गैस के लिए बात करेंगे, C नंबर में तुमको पॉलीएटॉमिक गैस के लिए इसमें 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो C नंबर पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या होगा ये तो एवरेज इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू 7/2 kBT। चूंकि इसमें 7 कौन डिग्री ऑफ फ्रीडम था, 3 ट्रांसलेशनल का, 2 रोटेशन का, 1 वाइब्रेशन का और 1 पोटेंशियल एनर्जी का, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और तुमको मोनोटोमिक में सिर्फ होता था 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का, तो 3 डायरेक्शन है वही होगा, उसमें रोटेशन की कोई गुंजाइश, एक ही एटम में तो कैसे रोटेट करेगा किसी के बाद, एक ही एटम में तो रोटेट की इसमें संभावना ही नहीं है। तो दूसरा 2 एटम रहने पर क्या होगा, 2 एक्सिस के बाद जो इसका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर तुमको एक्स एक्सिस है तो वाई और जेड के बाद ये रोटेट कर सकता है। तो उस स्थिति में कितना होगा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और पॉलीएटॉमिक गैस में क्या होता है, जब एक दूसरे के राउंड में क्या करता है वाइब्रेट भी करता है और साथ साथ उसके पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसीडर करते हैं, तो इस ढंग से उसको 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और हर मतलब इक्विपार्टिशन एनर्जी कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा, हाफ kBT क्या होगा उसका एनर्जी होगा। तो इसका कितना होगा 7/2 kBT हो गया एनर्जी। तो 7/2 kBT तुम्हारा इसका एनर्जी आ गया। तो ये इंटरनल एनर्जी, तो ये तुम्हारा CV इसका क्या आ जाएगा 7/2R हो गया। तो ये तुमको इंटरनल एनर्जी डेल्टा U और NCV डेल्टी ऐसा पढ़ा भी होगा। तो ये 7R/2 हो गया। तो CP क्या आ जाएगा तुमको CV प्लस R दैट इज इक्वल टू 9R/2 हो गया ये। तो गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू 9/7 हो जाएगा तुमको ये पॉलीएटॉमिक गैस का। और ये सब जो तुम्हारे डाटाज हैं, ये तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डाटा जो तुम्हारा गैस का है उससे भी काफी मतलब सारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उससे ये मैच भी करता है सारा, ये थ्योरेटिकली भी, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लगभग ये मैचिंग होता है। अब इसके आधार पर हम लोग जो है सॉलिड के भी क्या कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो चौथा में D नंबर में हम लोग देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड का देखते हैं। D नंबर में देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी में सॉलिड का, फॉर सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है तुमको, सॉलिड में तो जाहिर है कि तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा तुमको, जो कि तुमको जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वह तुमको एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। तो वह तुमको क्या होते हैं मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में तुमको क्या कर सकता है, ये तुमको उसके प्रत्येक डायरेक्शन में तुमको एक वाइब्रेशन हो सकता है और तुम्हारा ये क्या हो सकता है तुम्हारा एक तुमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में से क्या होगा तुमको ईच डायरेक्शन इन सॉलिड molecules translate as well as vibrate
इन ईच एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो ये वाइब्रेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। तो इसका मतलब होगा कि इन ईच डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना निकल गया, एक्स डायरेक्शन में 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एक्स में, वाई में, जेड में, दैट इक्वल टू 6 हो गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकल गया 6 हो गया। तो इसका जो है तुमको जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुमको 6 इंटू क्या होगा तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 kBT, दैट्स इक्वल टू 3 kBT, 3 kBT। तो फॉर 1 मोल तो 3/2 kBT इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23, दैट इज इक्वल टू ये 3 ना, ये 3 आ गया ना, ये 6 इंटू हाफ मतलब 3, तो 3 इंटू दैट इज 3RT। इसका क्या होगा तुमको 3RT। और जहां तक है इसका बात है ये 3R2, तो इसका जो CV हो गया तुमको CV इज इक्वल टू 3R हो गया। और इसमें जा रही है कि CV कहें या C कहें, इसका हमेशा तो कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है जैसे फर्स्ट लॉ से डेल्टा U प्लस डेल्टा W किसी भी प्रोसेस में, और डेल्टा W को हम लिख सकते हैं P डेल V, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V किसी प्रोसेस। और फॉर सॉलिड डेल V इज इक्वल टू 0, फॉर सॉलिड डेल V इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U ही होगा हमेशा फॉर एनी प्रोसेस। इसका मतलब कि ये तुमको CP कहें CV कहें, कोई भी कांस्टेंट प्रेशर, तो अंतर क्या होगा, ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। इसके अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। C इज इक्वल टू 3R, ये मतलब कि एवरी प्रोसेस, क्योंकि कोई भी प्रोसेस में इसका वॉल्यूम क्या नहीं होगा, इसका एक्सटेंड नहीं करेगा। तो गैस का वॉल्यूम जैसे एक्सपेंड करता है, इसका वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो हर प्रोसेस के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, C इज इक्वल टू 3R ही होगा। और ये सब जो वैल्यू है तुमको 3R कि, तो इसका जहां तक देखा जाता है कार्बन के अलावा सारे मॉलिक्यूल के अगर हम चेक करके देखेंगे तो ये तुम्हारा मैच भी कर जाएगा। जैसे कि एक जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन देखते हैं, एल्यूमिनियम का, जैसे कि सॉलिड का जैसे 3R हमने कहा, इसी में देखें सॉलिड के लिए जैसे 3R है तुम्हारा, अगर हम इसको चेक करना चाहें, जैसे तुम्हारा टेबल में वहां पे दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में देखोगे तुमको, जैसे एल्यूमिनियम का है तो 900 के आसपास दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है तुमको एक, अभी जो हमें निकाला था कि मोलर हीट कैपेसिटी कितना है 3R, ये 1 मोल का है, तो 27 ग्राम का हो गया। एक मोल एल्यूमिनियम का मतलब 27 ग्राम, 27 ग्राम का हमको हो गया 3R, तो 27 ग्राम का 3R, एक मोल का हीट कैपेसिटी कितना होगा 3R हो गया। तो 1 kg मतलब जो स्पेसिफिक हीट का डिफाइन होता है वो 1 kg, तो 1000 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 3R इंटू 1000 बाय 27, 3 इंटू 8.314 इंटू 1000 बाय 27, ये आ गया तुमको जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन में। और ये देख लेते हैं डाटा तुमको है जो टेबल से सप्लाई है लगभग उसके इक्वल आएगा। ये तुमको 3 इंटू 8.3 बाय 27 है, ये तुमको 3 इंटू 8.3 दैट इज 25 बाय लगभग तुमको, तो ये तुमको लगभग तुमको आ जाएगा ये 900 के अप्रॉक्स, ये तुमको क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। इसी तरह से तुम कॉपर वगैरह का भी चेक करोगे तो सबका डाटा तुमको मिलेगा। कॉपर में भी इसका क्या होगा, एटॉमिक मास 27 की जगह 63.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबका डाटा मैच कराओगे तुमको इस ढंग से सबका स्पेसिफिक कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। जो लिस्ट में सिर्फ कार्बन के अलावा सभी का ये तुमको डाटा से इससे मैच कराया जा सकता है सॉलिड का। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का देखते हैं। वाटर में तुमको है, वाटर में 3 एटम होते हैं इन वाटर, तो इससे है तुमको ये 5वां DE हो जाएगा तुमको, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ
वाटर पहले, तो मोलर हीट के बाद स्पेसिफिक कैपेसिटी भी निकाल लेंगे। तो इसमें जो है तुमको इन सॉलिड मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 3R, ये 3R, तो 3R जैसे कि हम लोग निकाले। वाटर में क्या है, वाटर में 3 एटम होते हैं H2O, तो ये तुमको जो है इसका जो क्या होगा तुमको, तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम O का हुआ, 3 H का हुआ, 3 इस H का हुआ, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वाटर इज इक्वल टू 9। तो प्रत्येक के लिए तुमको क्या होगा, इसमें तुमको वाइब्रेशन और साथ साथ तुमको क्या था, ट्रांसलेशन प्रत्येक एटम के लिए। तो इस तरह से 3, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा ये, तो ये 9R हो गया तुम्हारा, ये 3 मतलब कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 9 हो गया। तो ये तुमको 9, तो इसका जो कि तुमको जो मोलर हीट कैपेसिटी भी हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी कितना होगा तुमको, तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 9R हो गया तुम्हारा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया तो इसका 9R हो गया। तो 9R का मतलब हो गया तुमको, और मोलर हीट कैपेसिटी हो गया 9R इसका वाटर का। अब अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालें वाटर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालें, तो 9R बाय 18 ग्राम हो गया इंटू 1000 ग्राम के पर केजी में जाएंगे तो 9R 9/2, तो मतलब ये क्या होगा तुम्हारा 8.314 है इंटू 1000, और बाय क्या जाएगा तुमको, ये 9/10 2 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये तुमको 8.3, तो ये तुमको करीब करीब 4200 या 4186 के अबाउट जूल पर केजी पर केल्विन आ जाएगा तुम्हारा। तो जो कि तुमको जो डाटा है उसके साथ ये बिल्कुल एग्रीमेंट में है। तो जो जो वैल्यू होता है उससे बिल्कुल क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है थियोरेटिकली। तो ये तुम्हारा होगा इसका मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू वाटर वगैरह के लिए भी। तो सबका तुमको ये डाटा इस ढंग से तुमको ये काफी बेहतर में, तो ये हमने देखा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कंसेप्ट्स हैं, ये इन सब डाटा को मोलर हीट कैपेसिटी, विस्कोसिटी, इन सबको एक्सप्लेन करता है। जहां तक विस्कोसिटी की बात है, यहाँ अभी तो इसको हम लोग के कोर्स में नहीं था, उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं किए, और भी मतलब और भी बहुत जगह पे ये तुमको मोलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो कंसेप्ट हैं इसको डील करते हैं। और इसको जैसे जाहिर मोलर हीट कैपेसिटी को या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, इसको ये बहुत ही हद तक ये डिफाइन करने में सक्षम है, ये थ्योरी जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी मैच करता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है तुमको, मीन फ्री पाथ हम लोग अपने जो है डिस्कशन में, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डिस्कशन में हम लोगों ने ये कहा कि एक मॉलिक्यूल जब चलता है तो वह बहुत से मॉलिक्यूल से क्या करता है, कोलाइड करता है, एज वेल एज जो है वॉल से भी कोलाइड करता है जिस कंटेनर में वह रखा हुआ है। तो मीन फ्री पाथ होता है कि तुमको यह जो है तुमको एक कोलिजन के दौरान जितना एवरेज डिस्टेंस कवर करेगा, एक जैसे यहां मॉलिक्यूल चला तो जितना मॉलिक्यूल के बीच में जितना डिस्टेंस के बाद एक कोलिजन अकर कर रहा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये हमेशा कोलाइड करता है, तो एक टाइम मतलब कि ड्यूरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल्स, the distance traveled by gas molecules, the distance traveled by gas molecules in distance traveled by gas molecules between consecutive collisions, consecutive collision is called mean free path, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा तुमको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल्स इन कंसेक्यूटिव कोलिजन। तो अब बात रहा कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, और जहां तक है कि इसमें जो टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एक कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम तो
अच्छा तो चलिए, तो इसमें जैसे कि है तुमको अगर मान लेते हैं कि इसका इफ नंबर डेंसिटी इज n, तो ये n क्या होगा तुमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी का मतलब एक वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल है उसको क्या माना गया, n माना गया। तो अगर तुमको ये जो मॉलिक्यूल है, इफ द एवरेज वेलोसिटी, इसका तुमको क्या हो गया, इसका जो आरएमएस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी तुमको है इसका v है, मॉलिक्यूल द डायमीटर ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज d, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज d इज इक्वल टू d है तुम्हारा। तो ये तुमको इसका जो एरिया होगा तुमको पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ये तुमको एरिया हो गया इसका पाई डी स्क्वायर, और तुमको ये जो तुमको है, जो तुमको डेल्टा टी टाइम में कितना दूर चला जाएगा, ये इतना एरिया, ये तुमको डेल्टा मतलब इस इतना डिस्टेंस चला जाएगा, ये लगभग एक सिलेंडर की तरह हो गया। ये तुमको क्या होगा तुम्हारा, ये एक सिलेंडर की तरह, मतलब यहां से यहां तक ये गया मॉलिक्यूल, ऐसा मान लेते हैं तुमको। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इसमें आए होंगे इस वॉल्यूम में, तो ये तुम्हारा है, ये एरिया है तुमको पाई डी स्क्वायर, और डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस गया होगा, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा यहां पर इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये यहां से यहां तक ट्रेवल किया होगा, दिस मच डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आए होंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना होगा तुमको, पहले था इसका जो है एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, पाई डी स्क्वायर इंटू v जो एवरेज वेलोसिटी है इंटू डेल्टा टी, ये तुमको लेंथ हो गया पाई आर स्क्वायर एच टाइप से हो गया, इतना मॉलिक्यूल्स होंगे इस बीच में आए होंगे, इस सिलेंडर में इतना सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स आए होंगे। और जाहिर है कि ये जो मॉलिक्यूल है जब यहां से यहां तक चल रहा था, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना देखो इसका तो एरिया के बराबर है, तो जितना मॉलिक्यूल भी इस बीच में सबसे कोलिजन हो गया होगा इसका, जितने भी मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम में पड़ेंगे उस सबसे क्या हो गया होगा इसका कोलिजन, क्योंकि इसका तो इतना वॉल्यूम है, तो इसमें जाहिर है कि इसमें बीच में जो भी पड़ेगा उस सबसे क्या करना है, इसको कोलाइड करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन भी इतना ही हुआ होगा, जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं सबसे ये क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कोलिजन भी कितना हुआ होगा, डेल्टा टी टाइम में दिस मच हुआ होगा, नंबर ऑफ कोलिजन दिस इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये दिस मच, n इंटू पाई डी स्क्वायर, n इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेल्टा टी, यही है तुमको, यही डेल्टा टी से हमने कोई गुना दी, यही डेल्टा टी टाइम में ही इतना वॉल्यूम गया और इतना ही वॉल्यूम कवर किया, तो इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल सबसे कोलाइड किया, तो जाहिर है कि वो इतना ही कोलिजन भी हुआ, इतना कोलिजन हुआ डेल्टा टी टाइम में। तो एक कोलिजन एक सेकेंड में डेल्टा टी टाइम में, तो नंबर ऑफ कोलिजन, तो टाइम इंटरवल बिटवीन वन कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम भी जिसको कहते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन कंजिक्यूटिव कोलिजन, तो डेल्टा टी इतना दिस मच नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम डेल्टा टी, तो एक कोलिजन में कितना टाइम लगा, तो डेल्टा टी बाय n पाई डी स्क्वायर इंटू v इंटू डेल्टा टी, मतलब दिस मच कोलिजन में टाइम कितना हुआ डेल्टा टी, इसलिए वन में कितना होगा दिस मच, तो इसको हम लोग टाउ से भी डिनोट करते हैं, इसको टाउ कहा जाता है, तो दैट इज इक्वल डेल्टा टी तुम्हारा कैंसिल होने वाला है, तो n पाई डी स्क्वायर इंटू v, ये क्या होगा तुम्हारा, ये इतना नंबर ऑफ कोलिजन हो गया, मतलब एक कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का इतना टाइम है, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। इस टाइम का नाम होता है, इसको क्या कहा जाता है, बहुत जगह पे इसको क्या नाम मिलेगा, इसको दिस टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इतना दूर तक रिलैक्स होता है, इतना देर तक नहीं कोलिजन होगा, तो ये टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम है, ये रिलैक्सेशन है। तो अब जाहिर है कि रिलैक्सेशन टाइम हमें निकल गया, तो हमारा मीन फ्री पाथ कितना होगा कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच का, तो मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी
इंटू क्या होगा तुम्हारा डेल्टा टी इंटू क्या होगा तुमको टाउ, ये तुमको टाइम डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होगा हमारा डिस्टेंस इतना देर के बाद कॉलेज जाता है, स्पीड इतना है तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस सबको निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 1/n पाई डी स्क्वायर इंटू भी था तुम्हारा, तो भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो 1/n पाई डी स्क्वायर ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया मीन फ्री पाथ, यही तुम्हारा हो गया मीन फ्री पाथ के बराबर हो गया। अब जहां तक है इसका, जैसे कि अब इसमें एक जो कंसीडरेशन करता है कि तुमको रिलेटिव वेलोसिटी को, अगर तुमको ये तो हमने मान के चला कि सभी मॉलिक्यूल्स रेस्ट में हैं, तो बेटर जो है इसका अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको √2 भी टाइम्स कर दिया जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जो हम लोग लिए हैं एक रिलेटिव में नहीं लेकर के इसको सिर्फ इसी मॉलिक्यूल को हम मान के चले कि मूव कर रहा है, बाकी मॉलिक्यूल्स भी तो मूव करें, तो उसके आधार पर ये जो बेटर और डिस्कशन को बेटर करना है तो इसको √2 से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एक तुमको है, तो ये तुम्हारा फार्मूला भी होगा मीन फ्री पाथ का और रिलैक्सेशन टाइम का। एक हम लोग को दिया हुआ है एस्टिमेट करने के लिए, पहले दिया हुआ है तुमको किसका, O2 मॉलिक्यूल था इधर की तरफ, हाँ पहले O2 का ही निकाला था जो कि दिया हुआ 485 मीटर पर सेकेंड, स्पीड नहीं दिया हुआ था किसका, हाँ एयर मॉलिक्यूल है, हाँ क्या है क्वेश्चन की कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, दोनों टाइम था ना, कैलकुलेट मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम फॉर एयर मॉलिक्यूल्स विद स्पीड कितना है तुमको, कितना 485 मीटर पर सेकेंड एट STP, और साइज दिया और डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ एयर, डायमीटर इज इक्वल टू एयर के 2 × 10⁻10 मीटर, 2 एंगस्ट्रॉम, ये 2 एंगस्ट्रॉम है, तो ये तुम्हारा इसका जो है निकालना है, तो 2 एंगस्ट्रॉम डायमीटर हो गया हमारा, 2 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका हम लोग निकालते हैं, पहले रिलैक्सेशन टाइम निकाल लेते हैं, टाइम का बात करें टॉ का, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो टॉ इज इक्वल टू क्या था हमारा 1/n पाई डी स्क्वायर, n है तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, STP पर है हमारा, तो इसका हम लोग n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग STP में जानते हैं कि 22.4 लीटर में कितना मॉलिक्यूल होता है, 6.022 × 10⁻23, 22.4 लीटर में वैल्यू होता है तुमको कितना, 22.4 लीटर में वैल्यू होता है तुमको, यहां पर रख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, अब बाय कितना 22.4 लीटर, 22.4 × 10⁻³ जो कि ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो गया n का वैल्यू, इंटू पाई तो खैर 3.14, और इंटू डायमीटर का जहां तक बात है, इंटू डायमीटर है तुमको 2 एंगस्ट्रॉम ना, 2 × 10⁻10 का होल स्क्वायर, और इंटू इसका एवरेज वेलोसिटी है कितना 485 मीटर पर सेकेंड। ये जो तुमको कैलकुलेट होगा तुम्हारा ये सब वैल्यू क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुमको रिलैक्सेशन टाइम में तुमको n पाई डी स्क्वायर इंटू वी ने लिखे यहाँ पर, यहाँ भी छूटा हुआ, चलिए इसको लिख दीजिए भी, तो ये तुम्हारा हो गया, तो दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 6.1 × 10⁻10 सेकेंड, ये तुम्हारा हो गया इसका रिलैक्सेशन टाइम, या तुमको इतना कन्सिक्यूटिव टाइम। और जहां तक कि L होता है मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ कितना होता है तुमको, मीन फ्री पाथ इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाउ, यही होता है तुम्हारा। तो वेलोसिटी क्या निकल गया, तो वेलोसिटी 485 ना, 485 मीटर पर सेकेंड ना, और ये टाइम कितना निकला -10, ये हो गया तुमको 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके, -7 मीटर, तो ये तुमको हो गया 2900 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि ये तुमको इसके मॉलिक्यूल के साइज से लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। मीन फ्री पाथ जो है तुमको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग से लगभग 100 टाइम्स
और मॉलिक्यूल के साइज से लगभग 1000 टाइम्स। क्योंकि देखो मॉलिक्यूल का साइज 2 एंगस्ट्रॉम है, तो ये देखते 2900 मतलब आ रहा है एंगस्ट्रॉम। तो ये लगभग क्या आता है, मीन फ्री पाथ साइज के ऑफ मॉलिक्यूल से लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। मीन फ्री पाथ अबाउट कितना हो गया, 1000 टाइम्स मोर देन मीन मतलब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है, तुमको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो कर सकते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना इसका साइज है उससे लगभग 10 टाइम्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग किसी मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो हम लोग जो कि इस चैप्टर में 14.1 14.2 ये सब जो क्वेश्चन बनाए थे, 14 नंबर चैप्टर है ना ये, 14.1 14.2 ये सब जो मैं बताए थे वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम लोग जो चर्चा किए थे, तो उससे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि वाटर मॉलिक्यूल का साइज आता था 4 एंगस्ट्रॉम में। उसके बीच का जो गैपिंग आता है, एक स्पेस से एक मॉलिक्यूल से दूसरे बीच के बीच का जो गैपिंग आता था इंटरमॉलिक्यूलर, दैट इज 40 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता था। और मीन फ्री पाथ अगर उसी रेशियो में बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये लगभग सब में ये मतलब यही है, स्पेसिंग लगभग 10 टाइम्स होता है कोई भी गैस में। और तुमको वह भी मॉलिक्यूल ही था, एयर मॉलिक्यूल, मतलब यहां पर जैसे वो भी H2O वेपर की बात हो रही है, तो उसका भी साइज 0.4 मतलब 4 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका जो स्पेसिंग है 40 एंगस्ट्रॉम होता है। और 4000 एंगस्ट्रॉम करीब करीब क्या होगा तुम्हारा मीन फ्री पाथ उसका होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो इसका जो तुम्हारा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, उसको एनसीईआरटी बुक में, उसको भी तुम सॉल्व कर लोगे। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। और इसी के साथ ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ चैप्टर है, थ्योरी ऑफ गैसेज का जो चैप्टर है, यह भी एनसीईआरटी बुक से समाप्त हो गया। एस शर्मा के बुक से भी तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। और जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा समझने में या क्वेश्चन बनाने में, तो राइट ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त किया जाएगा।